हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो है इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और ये एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3 में जो है 6 to 8 का जो है री एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। और हम लोग जो है हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं। तो दो शब्दों के संयोग को जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो है समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके जो है रचनाकार हैं मुक्तिबोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त वाक्य है। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ। तो वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ। यह जो है संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संयुक्त वाक्य जो है कहते किसको हैं? तो वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं। तो छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे यति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है। तो पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कंजूसी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, मिश्र वाक्य है। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मिश्र वाक्य जो है कहते किसको हैं? तो वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य होता था, उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। क्वेश्चन नंबर 78, डिपुटेशन का हिंदी पर्याय है। तो डिपुटेशन का जो है हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका हिंदी पर्याय होता है प्रतिनियुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा शब्द में जो है कौन समास है? तो दिग्गु समास है। क्वेश्चन नंबर 80, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो कौन जो है इसमें तुलसीदास की रचना नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कवितावली, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है रामचंद्रिका, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विनय पत्रिका, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन जो है इसमें तुलसीदास की रचना नहीं है? तो रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्रिका जो है किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81,
थरथराती है वसुधा सारी, है आसमान तरतराता रहा, अरि दल पर कूद पड़ूं उड़कर, हे रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो है वीर रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ जो है काव्य रचना का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है रचनाकार का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कामायनी। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट दिया हुआ है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बीना। बीना के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है दीपशिखा। दीपशिखा के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 83, घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है चंचल मनावला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ होता है चंचल मन वाला। क्वेश्चन नंबर 84, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन क्या है? तो इसका जो संकलन है चिंतामणि है। क्वेश्चन नंबर 85, ऑनेरियम का हिंदी पर्याय है। तो इसका जो है हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका हिंदी पर्याय होगा मानदेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो कौन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कुरुक्षेत्र, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीदास, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यशोधरा, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है तुलसीदास और यशोधरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास जो है किनकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 87, भरपेट शब्द में समास है। तो भरपेट शब्द में जो है कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 88, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, कितो मिठास दई दयो इते सलोने रूप कब पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है उपन्यास का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कंकाल। कंकाल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है निर्मला। निर्मला के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है झूठा सच। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 91, घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद जो है रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 92, परिच्छेद बराबर परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में जो है कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 93, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, फूले का सकल मही छाई जनु बरसारी तो प्रकट बुढ़ाई कब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है।
क्वेश्चन नंबर 95, जब वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध ना हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। तो तब जो है उसका बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित रचनाओं के उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है रचना का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है काल दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। कौन सा रचना जो है कौन काल में था? तो पृथ्वीराज रासो जो है आदि काल में था। नेक्स्ट है पद्मावत जो है भक्ति काल में था। नेक्स्ट है बिहारी सतसई जो है रीति काल में था। नेक्स्ट है भारत भारती जो है आधुनिक काल में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वीराज रासो का रचना जो है भक्ति काल में हुआ था। पद्मावत का रचना जो है पृथ्वीराज रासो का रचना जो है आदि काल में हुआ था। पद्मावत का रचना भक्ति काल में हुआ था। बिहारी सतसई का रचना रीति काल में हुआ था और भारत भारती का रचना जो है आदि काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, शुद्ध वाक्य है तो इसमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कल शाम मूसलाधार बारिश हुई, तो ये जो है शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो इसको पदबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, तो अभ्युदय का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अभिजोड़ उदय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो कौन जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो तितली जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तितली जो है किनका उपन्यास है? तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 101, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रविदास और कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रविदास और कबीरदास के गुरु थे रामानंद। और विट्ठलनाथ जो है किनके गुरु थे? तो विट्ठलनाथ जो है नंददास के गुरु थे। तो विट्ठलनाथ जो है किनके गुरु थे? तो नंददास के जो है विट्ठलनाथ गुरु थे। और रामानंद जो है किनके गुरु थे? तो रामानंद जो है कबीरदास और रविदास के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 102, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकसेयो मुकुंद मधु बनते, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण है, तो इस काव्य पंक्ति में जो है माधुर्य गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106, किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो कौन वाक्य में जो है 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, इस वाक्य में जो है 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होता है तितर बितर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन का संधि विच्छेद होगा,
तो चैन का संधि विच्छेद होगा चे जोड़ अन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्त कवि हैं, तो कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सूरदास, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है रसखान, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मीराबाई, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास, रसखान और मीराबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय है, तो इसका जो है हिंदी पर्याय होगा दिवालिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो है कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। इसका जो है शुद्ध क्या होगा? तो इसका जो है शुद्ध वाक्य होगा मैं अवश्य ही जाऊंगा, तो इसमें पूछा था अशुद्ध वाक्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए तो वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की रचना है, तो इसमें जो है कौन सूरदास की रचना है? तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली जो है किनका रचना है? तो ये जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दोहावली, तो दोहावली जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो कृष्ण गीतावली और दोहावली ये दोनों जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, और सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो चूना लगाना मुहावरे का अर्थ होता है बेवकूफ बनाना। क्वेश्चन नंबर 114 दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में जो है 13 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाध बीना के रचनाकार हैं, तो असाध बीना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर 116 कर्मवाच्य है, तो इसमें जो है कौन कर्मवाच्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है ये जो है कर्मवाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कर्मवाच्य क्रिया कर्मवाच्य जो है कहते किसको हैं? तो कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, तो जिसमें जो है कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे जो है कर्मवाच्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो कौन जो है संक्षेपण का गुण नहीं है? तो अलंकृत भाषा जो है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 118 देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र में जो है गुण स्वर संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119 समर्थ को नहीं दोष गोसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 120 भाववाच्य है, तो इसमें जो है कौन भाववाच्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है श्वेता पुस्तक पढ़ती है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पत्र लिखा जाता है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है उससे बैठा नहीं जाता, तो उससे बैठा नहीं जाता जो है भाववाच्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भाववाच्य जो है कहते किसको हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, तो भाववाच्य जो है उसको कहते हैं जिस वाक्य में जो है क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। क्वेश्चन नंबर 121 बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे? तो बिहारी लाल जो है महाराजा जय सिंह के दरबार में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 122
बाडय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो है संधि विच्छेद होगा बाक जोड़ मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय होगा नामांकन संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। क्वेश्चन नंबर 124, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में जो है 15 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है। तो खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर के 130 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो पुस्तकालय वह विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अक्षय निधियाँ मौजूद है, जिनके अध्ययन मात्र से हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तकालय शब्द का निर्माण पुस्तक जोड़ आलय 2 शब्दों से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर या पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, जिससे मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण होता है और जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश से ही देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 126, ज्ञान सिंधु का अर्थ है। तो ज्ञान सिंधु का अर्थ है ज्ञान का सागर। क्वेश्चन नंबर 127, मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक हैं। तो मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक हैं पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 128, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? तो हमारा हृदय विशाल और उन्नत पुस्तकों के अध्ययन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय में सहायक होते हैं। तो स्वाध्याय में जो है पुस्तकालय सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 130, विद्या की अक्षय निधियाँ कहाँ मौजूद होती है? तो विद्या की अक्षय निधियाँ पुस्तकालय में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 135 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। गांव के लोग रोटी रोजगार के चक्कर में शहरों में आकर गंदी बस्तियां की वृद्धि करते हैं। औद्योगिकरण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है और वनों के विनाश के कारण ही हरियाली नष्ट हो गई है। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के समय प्रदूषण नियंत्रण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आग, धूल, राख और धुआं की कालिमा का प्रभाव घर, बाग बगीचे सहित दूर दूर तक होता है। इससे आँखों में चिपचिपापन, रोहा, दृष्टि कमजोर होना, टीबी, कैंसर आदि रोग फैलते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेजाबी वर्षा भी होता है, जो फसलों, पेड़ पौधे आदि को विशेष हानि पहुंचाती है। अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 131, हरियाली क्यों नष्ट हो गई? तो हरियाली जो है वनों के विनाश के कारण नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 132, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी? तो जनसंख्या जो है शहर में तेजी से बढ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है? तो अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 134, लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं? तो लोग गांव से आकर शहरों में रोजगार के लिए बसते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है? तो कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है औद्योगिकरण के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 136 से लेकर के 140 तक दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो आलस को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस को जीतने का एक यही उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया तो
तो उसकी सजा प्रकृति की ओर से मिले बिना न रहेगी। बीमारियां के या किसी और कष्ट के रूप में वह सजा भोगनी ही पड़ेगी। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है, यह अनुभव सिद्ध है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, आलस के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? तो आलस के परिणाम स्वरूप सजा जो है बीमारी एवं कष्ट के रूप में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो रोग का प्रभाव जो है मन पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 138, शरीर श्रम में क्या लगता है? तो शरीर श्रम में जो है समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 139, आलस को जीतने का क्या उपाय है? आलस को जीतने का उपाय है शारीरिक श्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140, आरोग्य से तात्पर्य है। तो आरोग्य से जो है क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रोग मुक्त होना, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्वस्थ होना, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रोगी होना, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आरोग्य से तात्पर्य है रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 से 145 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो स्वावलंबी मनुष्य की यश कृति पूर्णिमा की चंद्रिका के समान चारों ओर फैलती है। उसका यश गान चारण और भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कवियों और लेखकों की लेखनी उसकी धवल कीर्तियों का निरंतर बखान किया करती है। उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चिरपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता उससे मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नया पाठ सीखा करते हैं। मनुष्य की कृति उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं वरन उसकी पुण्य कीर्तियाँ फैलाती है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? तो मनुष्य की कीर्ति जो है पुण्य कीर्ति से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 142, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? तो पाठक और श्रोता जो है मनुष्य के उज्जवल कार्य से पाठ सीखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? तो चारण और भाट जो है स्वावलंबी मनुष्य का यशगान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवल का अर्थ है। तो धवल का अर्थ होता है उजला, स्वच्छ, निर्मल, सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145, चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा चांदनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 146 से लेकर के 150 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। व्यक्ति की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। बिना आत्मोन्नति के देश का उन्नयन असंभव है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, राज्य आदि छोटी छोटी बातों पर लड़ना देश फैलाता है, देश को पीछे ले जाता है। राष्ट्र की गरिमा घटती है। हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखना चाहिए। देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। तो भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है मतभेदों को भुलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? तो राष्ट्र की गरिमा जो है आपसी लड़ाई और देश से घटती है। क्वेश्चन नंबर 148, देश को पीछे क्या ले जाता है? तो देश को पीछे जो है छोटी छोटी बातों पर लड़ना ले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? तो राष्ट्र की उन्नति जो है देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से संभव है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है? तो देश की उन्नति जो है व्यक्ति की उन्नति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस सेट में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।